Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 4, weather and climate. So students, what you are going to learn in this chapter, you will learn about elements of weather, that is temperature, atmospheric pressure, humidity, precipitation in the form of rain, dew, hail and snow, winds, clouds and different type of clouds. One more thing you will learn, that is difference between weather and climate. So student, we all know weather and climate affect the way we live. जिस तरीके से हम लोग रहते हैं ये बहुत हद तक काय पे डिपेंड करता है बच्चा, हमारे वेदर पे, हमारे क्लाइमेट पे, हमारी जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब पर इन्फ्लुएंस होता है प्रिवेलिंग वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस का। बहुत सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेदर कंडीशन पर ही डिपेंड करती है, भले ही वो फूड हो, क्लॉथ्स हो या टाइप ऑफ हाउसेज हो। Most of our economic activity are directly or indirectly influenced by weather condition. The food we eat, the clothes we wear, the types of houses, etc. We live in are all influenced by weather. ये सारी चीज़ें कौन इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है? वेदर। बट व्हाट इज़ वेदर? वेदर है क्या? तो पहले वेदर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको लर्न ही कर लेना है वेदर की डेफिनेशन को। वेदर इज डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट डेफिनेट प्लेस एट अ फिक्स टाइम। एक फिक्स टाइम पे डेफिनेट प्लेस की एटमॉस्फेयर की कंडीशन को ही वेदर कहा जाता है। वेदर इज डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ डेफिनेट प्लेस एट फिक्स्ड टाइम। So student, I hope you have learned that weather is defined as the condition of atmosphere at definite place and fixed time. The weather is actually the hour to hour and day to day condition. Weather hour to hour भी change हो सकता है, day to day भी change हो सकता है. So the weather is actually the hour to hour, day to day condition of atmosphere. Atmosphere की डेली और आर टू आर की जो कंडीशन है उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? वेदर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एलिमेंट, उसके एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट। अगेन वेदर वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है बच्चा एक पर्टिकुलर प्लेस की, पर्टिकुलर टाइम की, जो घंटे दर घंटे या दिन विदिन बदलती जाती है और विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एलिमेंट, अपने एलिमेंट्स के साथ। इसको एग्जांपल से समझो, देखो जैसे सुबह हुई, रेनी सीजन चल रहा है ना, सुबह हुई तो ओ क्लियर स्काई था, आफ्टरनून तक जो स्काई थे उनमें क्लाउड आ गए, ठीक है। फिर आफ्टरनून के बाद जब इवनिंग हुई तो हैवी रेनफॉल होने लग गई। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, सुबह क्लियर स्काई था, आपको गर्मी लग रही थी, आपने फ़ैन ऑन किया, उसके बाद आप लोगों ने देखा क्लाउड आ गए, मौसम ठंडा हो गया। रात में इवनिंग से रात तक क्या होती रही? बारिश। तो आर टू आर भी चेंज हो रहा है ना। फिर जो दूसरा दिन आएगा उस दिन नो रेन, फिर तीसरा दिन आएगा उस दिन बहुत सारी रेन। तो दिन पे दिन मतलब रोज रोज भी चेंज होता है और आर टू आर भी चेंज हो सकता है क्या? वेदर। सो अब हम लोग देखेंगे वेदर के एलिमेंट्स। सो वेदर के बेसिक एलिमेंट्स है टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड, क्लाउड्स। फिर से एक बार बोलो, राइट डाउन 3 एलिमेंट्स ऑफ वेदर। तो क्या लिखोगे? टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक, ह्यूमिडिटी। अगर पूछे तो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड्स एंड क्लाउड्स। हवाएं, बादल, पानी का गिरना, बर्फ़ का गिरना, ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब एलिमेंट्स हैं किसके? वेदर के। दीज एलिमेंट्स ऑफ वेदर कैन चेंज एट एनी टाइम, और ये जो एलिमेंट्स हैं किसी भी टाइम बदल सकते हैं। हैंस कैन नॉट बी जनरलाइज, जिन्हें जनरलाइज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि कभी भी ये चेंज हो सकते हैं। पहले हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। पहला एलिमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर। द सन इज कंटिन्यूसली रेडिएटिंग हीट, सन की कंटिन्यूसली अपनी हीट को रेडिएट कर रहा है, हीट को रेडिएट कर रहा है। सन कंटिन्यूसली अपनी हीट को रेडिएट कर रहा है। लाइट एनर्जी इज इन ऑल डायरेक्शन, सन हर दिशा में अपनी हीट और लाइट एनर्जी है उसको रेडिएट कर रहा है। दिस इज नोन एज सोलर रेडिएशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? सोलर रेडिएशन। स्टूडेंट ये जान के आपको बहुत आश्चर्य होगा कि अगर 2 बिलियन यूनिट्स ऑफ सन एनर्जी रिलीज़ होती है, उसमें से हम उसका बहुत ही कम पार्ट 1 यूनिट ऑफ एनर्जी ही यूज़ कर पाते हैं। देखो
द अर्थ रिसीव्स इट्स हीट फ्रॉम सोलर रेडिएशन। अर्थ के ऊपर अगर कहीं हीट है और लाइट है तो इसका सोर्स क्या ही है बच्चा, सन ही है। यू विल बी सरप्राइज, तुम सरप्राइज हो जाओगे, चौंक जाओगे जानकर द अर्थ रिसीव्स ओनली 1 यूनिट ऑफ एनर्जी आउट ऑफ 2 बिलियन यूनिट्स ऑफ सन एनर्जी। सन एक टाइम में 2 बिलियन यूनिट्स ऑफ सन एनर्जी रिलीज करता है, उसका सिर्फ 1 यूनिट 1 यूनिट ही अर्थ रिसीव करता है। उस 1 यूनिट में भी बच्चा हमें एसी याद आता है, तो अगर ये 1 से 2 या 3 हो गए तो फिर तो हमारा क्या ही होगा, गॉड नोज। टेम्परेचर ऑफ एयर इज नॉट फिक्स्ड। एयर का टेम्परेचर कभी भी फिक्स नहीं होता है बच्चा। रादर इट चेंजेस नॉट ओनली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट ऑल्सो डे एंड नाइट। हमारी जो एयर है उसका टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है, वो प्लेस टू प्लेस भी चेंज होता है, डे और नाइट में भी चेंज होता है, सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। तो इफ यू टॉक अबाउट द टेम्परेचर ऑफ एयर, इट इज़ नॉट फिक्स्ड एट ऑल, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सीजन टू सीजन, इवन इन डे एंड नाइट। वी नो दैट डेज आर वार्मर दैन नाइट्स। हमें सबको पता है कि दिन ज़्यादा गर्म होते हैं रात से, समर्स ज़्यादा गर्म होती है विंटर्स से। सो स्टूडेंट, नथिंग न्यू इज़ देयर, वी ऑल नो डेज आर वार्मर दैन नाइट्स, समर्स आर हॉटर दैन विंटर्स। वेदर का एलिमेंट देखो, ये क्लियर स्काई है, यहाँ बादलों में छुप गया है हमारे सन, यहाँ पर हो रही है बेबी रेनफॉल, और यहाँ पर कड़क रही है बिजली। थंडर, रेनफॉल, क्लाउडी डे, क्लियर स्काई। आगे चले स्टूडेंट, उसके पहले ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है बच्चा। ये रहा हमारा सन। तो जो डायरेक्ट सन रेज होती हैं बच्चा, वो टोटल 6 मंथ तो किस पे ही होती हैं बच्चा, इक्वेटर पे ही होती हैं। 3 मंथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है, 3 मंथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे होती है। इसकी डिग्री है 23.5, इसकी डिग्री है 23.5। जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होती है तो नदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन चल रहा होता है, और जब ये सदर्न हेमिस्फीयर में होती है तब सदर्न हेमिस्फीयर में समर चल रहा होता है। तो 6 मंथ जो सन रेज होती है वो डायरेक्ट इक्वेटर पे होती है, 3 मंथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है, 3 मंथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे होती है। पर जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉन पे होती है तब भी इक्वेटर को एक अच्छे अमाउंट में हीट और लाइट मिल रही होती है। तो सबसे प्रिविलेज प्लेस हमारा इक्वेटोरियल रीजन ही है, जिसको सबसे ज़्यादा सनलाइट मिलती है। और बेचारे ये जो हमारे फ्रिजिड जोन है, यहाँ पर लाइट भी कम होती है, हीट भी कम होती है, स्लैंटिंग रेज ऑफ सन इस पर्टिकुलर एरिया को रिसीव होती है। सो स्टूडेंट, जैसे कि ये डायग्राम में हम लोगों ने देखा, तो जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह एक जैसा नहीं। ये रहा सन, ये रही अर्थ, ठीक है, और हम सिर्फ 1 यूनिट ही रिसीव करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो सनलाइट आएगी, ऑब्वियसली बात है बच्चा, उसकी हीट और इंटेंसिटी दोनों ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू पोल्स। और जबकि आइडियली तो ये डायग्राम भी गलत है, ऐसे तो डायग्राम होता ही नहीं है। जो सनलाइट होती है एक बार में सिर्फ एक ही पोल को मिलती है, दूसरे पोल को नहीं मिलती, क्योंकि जो हमारी अर्थ की एक्सिस है वो टिल्टेड है। कैसी है, टिल्टेड है। देखो यहाँ अगर नॉर्थ पोल को मिल रही है तो साउथ पोल को कितना भी कोशिश कर लो, अर्थ को रोटेट कर लो, साउथ पोल को लाइट नहीं मिल पाएगी। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में तो 6 मंथ का डे और 6 मंथ की नाइट होती है। ऑल इन ऑल आपको याद रखने की वाली चीज़ जो है वो ये है कि टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर एट प्लेस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर। अब जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है इंसोलेशन, दूसरा है लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, कौन से लैटिट्यूड पे हैं आप, हाइट अबव द मीन सी लेवल, मीन सी लेवल पे कितनी हाइट पे हैं, इक्वेटर से कितना ऊपर या कितना नीचे हैं, सी से कितना दूर है, सी से कितनी ऊंचाई पर है, और सी से कितना ज़्यादा दूर है, नेचुरल वेजिटेशन कैसा है, प्रिवेलिंग विंड कौन सी है, डायरेक्शन कौन सी है विंड की। ये सारे फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर फिर से समझो, देखो ये रही अर्थ, तो ये रहा इक्वेटर जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट मिलती है। जैसे जैसे आप ऊपर के लैटिट्यूड्स पे जाएंगे हीट और लाइट दोनों ही कम मिलेगी। तो इस रीजन में रहते हैं तो ऑब्वियसली बात है हीट और लाइट दोनों ज़्यादा मिलेगी, यहाँ रहते हो तो हीट और लाइट दोनों ही कम मिलेगी। दूसरी बात, सी के अगर आप पास में हैं तो टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा, जितना ज़्यादा सी से दूर होंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा या लो होगा। डायरेक्शन ऑफ विंड, प्रिवेलिंग विंड, आपके प्लेस पे जो विंड्स आती है उनका डायरेक्शन क्या है, प्लस हाइट, सी लेवल से कितना ज़्यादा हाइट
ऊपर आप रहते हैं, उसके लेवल में रहते हैं, इससे भी टेम्परेचर में वेरिएशन आएंगे. एंड वन मोर थिंग इज दैट डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. पानी बेटा देर से गर्म होता है, लैंड जल्दी गर्म हो जाती है. रात में लैंड जल्दी ठंडी भी हो जाती है और पानी देर से ठंडा होता है. दिन में देखो ये कूल था, ये हॉट हो गई, रात में ये कूल हो गई और ये हॉट ही रहा. तो ये जो डिफरेंस है हीटिंग और कूलिंग में, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है टेम्परेचर का. चलो नाउ इंसुलेशन. अब हम इंसुलेशन देखेंगे तो जो स्टूडेंट इंसुलेशन को एक लाइन में आप डिफाइन कर सकते हो. इंसुलेशन इज डिफाइंड एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन. इंसुलेशन क्या है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन. व्हाट इज इंसुलेशन? इनकमिंग सोलर रेडिएशन. ये रहा आपका सन, ये सन से आ रही है अर्थ के ऊपर सोलर रेडिएशन, लाइट, हीट. तो ये जितनी भी इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इसे ही क्या बोलते हैं हम? इंसुलेशन. Total amount of insulation received at the surface of the earth decreases from equator towards the pole. किस अमाउंट में आपको इंसुलेशन मिलेगा, ये डिक्रीज करेगा इक्वेटर से जब आप पोल्स की तरफ जाएंगे. सबसे ज़्यादा इंसुलेशन यहीं पर मिलेगा और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे इंसुलेशन का अमाउंट डिक्रीज होता जाएगा. मैक्सिमम इंसुलेशन ट्रॉपिकल जोन में ही है. मैक्सिमम जो इंसुलेशन है वो ट्रॉपिकल जोन में. देखो ये रहा, ये 0 से 23 डिग्री हाफ तक, 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये जो रीज़न है, इस रीज़न को हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं. तो ट्रॉपिकल जोन में मैक्सिमम इंसुलेशन होगा. फिर टेम्परेट जोन, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ये 22 से 66 तक रहेगा, 66.5 तक रहेगा. ये 23 एंड 66.5 तक जो रीज़न है, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना ही तो ज़्यादा गर्म होगा ना ही ठंडा होगा. पर 66 से बेटा 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल, ये जो रीज़न है इसे हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं बच्चा. और ये बहुत ही कूल रीज़न है, यहाँ पर इंसुलेशन बहुत कम होगा. सबसे ज़्यादा इंसुलेशन इस रीज़न में होगा. ठीक है. Thus the temperature also decreases in the same manner. अब इंसुलेशन नहीं होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा. जहाँ पर बेटा इंसुलेशन, इनकमिंग रेडिएशन ज़्यादा होंगी, वहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा. जैसे जैसे हीट एंड लाइट कम पहुँचेगी, इंसुलेशन कम रिसीव होगा, वैसे वैसे टेम्परेचर भी कम हो जाएगा. सो स्टूडेंट, जो पोलर रीजन है वहाँ पर टेम्परेचर होगा कम. ये रीजन हमेशा स्नो से कवर्ड होते हैं. Polar regions, when we talk about Arctic region and especially Antarctic region is also known as cold desert of the world. Why so? Because it remains frozen throughout the year, because less amount of insulation is there. एक और कॉन्सेप्ट होता है. किसका कॉन्सेप्ट होता है बच्चा? पेरीहेलियन एंड एपीहेलियन. ठीक है, वो अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर कभी टाइम मिले तो गूगल करके देखना, यूट्यूब पे भी वीडियोस देख सकते हो आप. पेरीहेलियन एंड एपीहेलियन की ये सिचुएशन होती है कि एक टाइम में सन के, ये जो हमारा जो अर्थ है वो सेंटर में नहीं है. सन जो ऑर्बिट है वो उसके सेंटर में सन नहीं है बेटा. तो एक टाइम में अर्थ बहुत ज़्यादा पास होती है और एक टाइम में अर्थ बहुत ज़्यादा दूर होती है. तो जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पर बर्फ़ कम है एज़ कम्पेयर टू अंटार्कटिक रीजन. ये है ही पेरीहेलियन और एपीहेलियन की वजह से. ये पेरीहेलियन जहाँ पर हम पास होते हैं, एपीहेलियन जहाँ पर हम दूर होते हैं. ठीक है, अर्थ दूर होती है यहाँ पर और यहाँ. ठीक, कोई बात. चलो, पेरीहेलियन जब अर्थ सन के सबसे पास होती है, एपीहेलियन जब सन से अर्थ हमारी बहुत दूर होती है. चलो, और दोनों ही सिचुएशन बहुत अच्छी हैं हमारे नॉर्थ पोल के लिए या तो हमारे नदर्न हेमिस्फीयर के लिए. ये है पेरीहेलियन और ये है एपीहेलियन. जो सन है वो ऑर्बिट के बीचों बीच नहीं है, थोड़ा सा एक साइड ज़्यादा पर है. यहाँ पर होता है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर रहा और ये सदर्न हेमिस्फीयर रहा. ये नदर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर.
पेरियलिन एपियलिन समझ में आया तो ठीक है, बाकी आपकी बुक इसको मेंशन नहीं करती तो हमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखना है कि पोलर रीजन में लो टेम्परेचर होता है, इसीलिए ये पर्टिकुलर रीजन स्नो से कवर होते हैं थ्रू आउट द ईयर। Any abnormal increase and decrease in temperature can be harmful for the survival of life on the earth। अगर abnormal तरीके से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए या उसी रेट में डिक्रीज़ हो जाए तो ये दोनों ही सिचुएशन अर्थ पे जो लाइफ है उसकी सर्वाइवल को मुश्किल बना देगी। ऑल्सो इट विल डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स इन अ वेरी हॉट वेदर। बहुत ज़्यादा हॉट वेदर में भी आप क्लाइमेट ग्रो नहीं कर सकते और बेटा बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर में भी नहीं कर सकते हो, दोनों ही सिचुएशन हार्मफुल है। Neither we can grow in too much hot weather, not in too much cold weather. So if there is a normal increase and decrease in Earth's temperature, it will affect the survival of life on Earth. Now atmospheric pressure, अच्छा जो हमारा atmosphere है वो क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं? आर्गन, नियॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो एयर होती है भाई ये हमारे अर्थ के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्यों? क्योंकि एयर का वेट होता है। आप एक सिंपल बलून और एक इन्फ्लेटेड बलून को मेजर करेंगे, इनकी वेट को मेजर करेंगे तो जो इन्फ्लेटेड बलून होगा जिसमें हवा भरी होगी उसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा ना। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारी जो एयर है ये प्रेशर भी एक्सर्ट करती है और इसका वेट भी होता है। द एयर एक्सर्ट्स इट्स वेट एज प्रेशर ऑन अर्थ। और ये जो इसका वेट है ये अर्थ सरफेस के ऊपर प्रेशर की तरह काम करता है। द वेट ऑफ एयर ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अर्थ के एक यूनिट एरिया में एयर का जो वेट होगा उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर बोलेंगे। पूरी अर्थ की एक यूनिट में एयर का जो भी प्रेशर होगा उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर बोलेंगे। तो एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसका वेट भी होता है और ये स्पेस भी लेती है। एयर एक्सर्ट करती है अपने वेट को एज अ प्रेशर ऑन अर्थ सरफेस। बेटा कंटिन्यूसली जो एयर है ये हमारी बॉडी पे भी प्रेशर बनाती है पर हम इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। द एयर प्रेसेस अस from all direction and our body exert a counter pressure to neutralize the effect। जो एयर है वो हमारी बॉडी के ऊपर हर डायरेक्शन से प्रेशर लगा रही है पर हमारी बॉडी भी काउंटर प्रेशर लगा रही है इस इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए। हमारी बॉडी पे हवा चारों तरफ से प्रेशर लगा रही है, पैरेलली हमारी बॉडी भी प्रेशर लगा रही है टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट। द वेट of the column of air is about 1 kg on 1 square centimeter area। अर्थ के 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया पे जो अर्थ का वेट होता है वो होता है 1 kg। 1 यूनिट एरिया पे 1 स्क्वायर यूनिट, सॉरी 1 यूनिट नहीं 1 स्क्वायर यूनिट एरिया पे जो प्रेशर लग रहा है जो उसका वेट है 1 kg। तो इस पैराग्राफ से आपको सीखना है कि हमारी बॉडी पे भी जो एयर है वो प्रेशर लगा रही है, हमारी बॉडी भी कंटिन्यूसली इस प्रेशर के इफ़ेक्ट को अवॉइड करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी बॉडी भी प्रेशर लगा रही है। फिर 1 यूनिट या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया पे जो वेट है एयर का वो है 1 kg। ठीक, कोई बात? द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर इज़ अबाउट 1 kg। और वो कॉलम कितने का होता है बच्चा? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में जो एयर का वेट है, जो इस कॉलम में जो एयर का वेट होगा वो होगा 1 kg। अब बेटा देखो बहुत ही लॉजिकली आपकी बुक ने समझाने की कोशिश की है। इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन तो सच बोल रही हूँ मैंने किसी बुक में नहीं देखा कि अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड पे एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि यहाँ से देखो इसके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर है ना, एयर 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 एयर, और यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पर अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स के ऊपर तो इतनी एयर है ना, तो एयर का प्रेशर कैसा होगा? कम होगा। यहाँ पर एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि इतनी। अब देखो यहाँ पर अगर आप लेटे हुए हैं
आपके ऊपर इतने सारे लोग चढ़ गए हैं। ये वो थी ना, क्या कहते हैं हम लोग, श्री कृष्ण जन्माष्टमी में वो मटकी फोड़ प्रतियोगिता करते हैं, तो इतने सारे लोग आपके ऊपर हैं, तो आपका क्या हाल होगा सोचो ज़रा। और यहाँ पर इतने से लोग हैं और आप यहाँ पर हो, तो आपके ऊपर यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा? ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है बात, चले आगे। लॉजिकली थोड़ा सा समझ लो, अगर इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ में आए तो, क्योंकि यहाँ पर जो एयर का कॉलम है वो लॉन्गर है, तो यहाँ जो गैसेस होंगी वो हाईली कंप्रेस्ड होंगी और डेंस होगी। यहाँ पर जो एयर का कॉलम है वो स्मॉलर है, तो यहाँ पर जो गैसेस होंगी वो लेस डेंस होंगी और लेस कंप्रेस्ड होंगी। सी लेवल पे बच्चा एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा हाई होता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट द सी लेवल, और ग्रेजुअली ये डिक्रीज़ करते जाता है जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हो। तो सी लेवल पे आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर सबसे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉट टेम्परेचर, ऑन सी लेवल वी हैव a highest atmospheric temperature and it started decreasing with the increase in height। सी लेवल से जितना ऊपर की तरफ जाओगे आप, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही कम मिलेगा। इन दोज रीजन वेयर द टेम्परेचर इज़ हाई, वो रीजन जहाँ पर टेम्परेचर हाई होते हैं, हाई होता है, द एयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट्स हीटेड। देखो ये रहा एयर, अर्थ का सरफेस, यहाँ पर जो हवाएं होंगी, और अगर यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये हवाएं हीटेड हो जाएंगी, गर्म नहीं हो जाएगी। हम गर्म तवे के ऊपर एक रोटी डालते हैं तो ये रोटी गर्म हो जाती है, सिकने लग जाती है। वैसे यहाँ पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बच्चा इसके ऊपर जो हवाएं होंगी वो भी गर्म हो जाएंगी ना, हीट अप हो जाएंगी। इट एक्सपांड बिकम लाइट, और ये एक्सपांड होती हैं, लाइट वेट लाइट हो जाती हैं, और जो हवाएं गर्म होती हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर जाती हैं। इससे यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है बच्चा? लो प्रेशर। लो प्रेशर वो जगह है जहाँ पर एयर ऊपर चली गई है और वैकेंसी क्रिएट हो गई है। ठीक है बात। हवाएं, ज़मीन गर्म हुई तो हवाएं गर्म हुई, हवाएं गर्म हुई तो लाइट हो गई, लाइट हो गई तो वो ऊपर की तरफ चली गई। अब वो ऊपर की तरफ चली गई तो खाली जगह छोड़ गई। अब खाली जगह छोड़ा तो उस जगह को हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर लो प्रेशर हो गया है। अब उस लो प्रेशर को फिल करने के लिए हाई प्रेशर से हवाएं तेज़ी तेज़ी से आएंगी, विच इज़ नॉन आएंगी। ठीक है, चलो आप फिर से हम बुक में देखें क्या पढ़ते हैं हम। जहाँ पर भी टेम्परेचर हाई होगा, जो एयर होगी अर्थ सरफेस पे वो हीटेड हो जाएगी, एक्सपांड होगी, लाइट हो जाएगी और अपवर्ड मूव कर जाएगी। इससे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, विच इज़ नॉर्मली एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। लो प्रेशर क्रिएट होने के बाद क्या होगा? क्लाउडी स्काई हो जाएगा और वेदर वेट हो जाएगा। अब वो रीजंस स्टूडेंट जहाँ पर टेम्परेचर लो है, जो सरफेस है उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा ही नहीं, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ा तो हवाएं गर्म हुई ही नहीं। द एयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट कूल्ड, एयर भी ठंडी है। इट बिकम्स हैवी, वो बहुत ज़्यादा हैवी है, एंड स्टार्ट सिंकिंग डाउन, इसीलिए क्योंकि वो हैवी है तो नीचे की तरफ बैठी हुई है। इससे यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, विच इज़ नॉर्मली एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काई। इससे क्या होगा बच्चा? हवाएं ठंडी है तो वो नीचे ही है, स्काई क्लियर होगा और सनी होगा। फिर से देखो, यहाँ ठंडी है, यहाँ पर गर्मी है, तो यहाँ पर जो हवाएं ये यहीं बैठी हुई हैं बेचारी। यहाँ पर जो हवाएं ये ऊपर की तरफ जाने लग गई। क्यों जाने लग गई? क्योंकि ये गर्म हो गई, गर्म हो गई तो लाइट होगी, लाइट होगी तो ऊपर चली गई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो स्टूडेंट, ये बात आपको अब समझ में आई गई होगी कि अर्थ के हर पार्ट पे अलग अलग अमाउंट में इंसुलेशन रिसीव होता है। इस पार्ट में ज़्यादा होता है, यहाँ बहुत कम होता है, यहाँ होता है बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, बहुत कम भी नहीं होता। ये बात आपको समझ में आ गई। तो क्या बच्चा एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब जगह कम हो, एक जैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ की जो हवाएं होंगी वो ठंडी होंगी, यहाँ की जो हवाएं होंगी वो गर्म होंगी, है ना। ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ इंसुलेशन, कुछ भी नया नहीं है, ये आपने पढ़ लिया है। थर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नॉट यूनिफॉर्म ऑन द अर्थ, और इसी वजह से अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन का। देयर इज़ नो फिक्स पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अर्थ, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट भी है और लो प्रेशर बेल्ट भी है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। बहुत सारी जगहों पे अर्थ पे आपको हाई प्रेशर बेल्ट मिलेंगे, कहीं कहीं पर लो प्रेशर बेल्ट भी मिलेंगे।
अभी हम लोग डायग्राम 4.6 को देखेंगे। यहाँ पर 7 डिस्टिंक्ट प्रेशर बेल्ट हैं। ये हैं इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो, पोलर हाई। तो 2 सब ट्रॉपिकल हाई होंगे, 2 पोलर हाई होंगे। इक्वेटर ये एक ही होगा और ये भी 2 होंगे। 2 होंगे पोलर हाई, 2 होंगे सब पोलर हाई, 2 होंगे सब ट्रॉपिकल हाई और इक्वेटोरियल लो एक ही बेल्ट होगा। तो देखो ये रहा हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये सब ट्रॉपिकल हाई, ये सब ट्रॉपिकल हाई 2 हो गए। ये सब ट्रॉपिकल हाई, ये सब ट्रॉपिकल ये सब ट्रॉपिकल लो, ये सब ट्रॉपिकल लो, ये 2 हो गए। फिर ये पोलर हाई, ऊपर पोलर हाई, ये 2 हो गए। 2 2 4 6 और 1 7। जैसे स्टूडेंट टॉररेट जोन 1 होता है, टेम्परेट जोन 2 होते हैं, फ्रिजिड जोन भी 2 होते हैं। So students always remember wind blows in the clockwise direction from the center. सेंटर से clockwise direction में ही winds move करती हैं। ये लो प्रेशर एरिया है, हवाएं गर्म हुई तो ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, ऊपर पहुंचकर ये ठंडी हो जाएंगी क्योंकि टेम्परेचर ऊपर कम मिलेगा, ये नीचे की तरफ वापस आ जाएंगी। और ये जो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से एयर हमेशा किसकी तरफ जाती है? लो प्रेशर। हमेशा एयर का मूवमेंट होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सिर्फ एक इक्वेटोरियल लो प्रेशर को हम छोड़ दें बच्चा, तो जितने भी दूसरे प्रेशर बेल्ट्स हैं इनके मैचिंग पेयर्स हैं नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। एक नदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा पैरेलली, दूसरा सदर्न हेमिस्फीयर में, फिर एक नदर्न हेमिस्फीयर में, एक सदर्न हेमिस्फीयर में। सिर्फ इक्वेटोरियल लो प्रेशर ही बेचारा अकेला है, एक है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को हम पढ़ें तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहाँ से कहाँ तक बनेगा बच्चा? 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ तक। द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। ये रहा हमारी अर्थ। तो इक्वेटर 0 डिग्री होता है, इक्वेटर से 10 डिग्री ऊपर तक, 10 डिग्री नीचे तक, ये जो बेल्ट है इसे हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। 10 डिग्री नॉर्थ तक भी है, 10 डिग्री साउथ तक भी है। ड्यू टू इंटेंसिटिंग द एयर एक्सपांड, क्योंकि यहाँ पर इंसोलेशन सबसे ज़्यादा मिलता है तो हवाएं गर्म होती हैं तो एक्सपांड करती हैं, लाइट हो जाती हैं और ऊपर की तरफ राइज कर जाती हैं एज कन्वेंशन करेंट। फिर से सुनो, देखो फिर से पढ़ते हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये ध्यान रखना स्टूडेंट, क्लास 9 में फिर से पूरा पढ़ना है इसको। The equatorial low pressure belt extend from 10 degree north to 10 degree south. Latitude in both the hemisphere में ड्यू टू इंटेंसिटी हमने देखा कि इक्वेटोरियल रीजन को ही सबसे ज़्यादा क्या मिलती है? हीट, है ना, क्योंकि यहाँ पर इंटेंस हीट है तो एयर एक्सपांड हो रही है तो वो लाइट हो जा रही है तो राइज कर जा रही है एज अ कन्वेंशन करेंट, कॉजिंग अ लो प्रेशर। अब ये जो जितनी हवाएं थी वो अगर ऊपर चली गई तो यहाँ पर क्या आ गया? लो प्रेशर। हवाएं तो है ही नहीं, प्रेशर एग्जर्ट ही नहीं कर रही है, सारी ऊपर की तरफ चली गई। तो स्टूडेंट ये डायग्राम हम लोग देख चुके हैं। ये है हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलार लो और पोलार हाई। इधर नीचे भी मिलेगा आपको यहाँ, ठीक है, सबसे नीचे दिखाई देती हूँ, ये रहा। फिर से स्टूडेंट इसको एक बार और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमें पूरा पैराग्राफ कंप्लीट करना है। ड्यू टू इंटेंसिट हीट बहुत ज़्यादा थी तो एयर एक्सपांड हुई तो लाइट हो गई, कन्वेंशन करंट की तरह राइज कर गई और एक लो प्रेशर बनाई गई और इसी को बोलते हैं हम डोल ड्रम। क्या बोलते हैं बच्चा? डोल ड्रम। इट इंजॉयज एब्सोल्यूट काम कंडीशन, और यहाँ पर कैसी कंडीशन होती है? काम कंडीशन। अब हम पढ़ेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स आर नियर 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। दोनों ही हेमिस्फीयर में 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में आपको क्या मिलेगा? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। जैसे इक्वेटोरियल एयर करेंट्स ऊपर की तरफ राइज करती हैं, ठीक है, फिर ये किसकी तरफ शिंक कर जाती हैं, गिरती हैं? 30 डिग्री। कौन सी डिग्री पे बच्चा? 30 डिग्री लैटिट्यूड पे। फिर से सुनना, वो जो हवाएं
इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से कन्वेंशन करंट बन के ऊपर की तरफ गई थी वो नीचे आएंगी। कौन से अल्टीट्यूड पे आएंगी? 30 डिग्री अल्टीट्यूड पे आके नीचे गिर जाएंगी। इन्हें हॉर्स लैटिट्यूड भी बोला जाता है। ठीक हुई बात। चलो पहले ये वाला पढ़ते हैं। नियर 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर वेयर द राइजिंग इक्वेटोरियल एयर करेंट मूव डाउनवर्ड। अब यहाँ से वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रहा है। अब नीचे की तरफ आएगा तो ठंडी हवाएं हैं, ऑलरेडी वहाँ पर भी हवाएं होंगी, तो क्या क्रिएट हो जाएगा? हाई प्रेशर रीजन। फिर से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहाँ से हवाएं उठ के यहाँ पर गिरी। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो ये ऊपर की तरफ उठी, ऊपर की तरफ ठंडी हुई, ठंडी होके ये वापस से नीचे आई। क्योंकि ये ठंडी हवाएं हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी हवाएं होंगी और ये ठंडी हवाएं और आ जाएंगी तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा? हाई प्रेशर। इसे ही हॉर्स लैटिट्यूड भी बोला जाता है। विंड्स ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल रीजन टूवर्ड्स द इक्वेटर एज ट्रेड विंड्स। वो विंड्स जो सब ट्रॉपिकल रीजन से इक्वेटर की तरफ चलती हैं उन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। Another set of winds blow towards the subpolar low is called westerlies। फिर से ध्यान से सुनना। वो हवाएं जो सब ट्रॉपिकल रीजन से इक्वेटर की तरफ आएंगी उन्हें हम ट्रेड विंड्स बोलेंगे। एक और सेट है विंड का बच्चा जो सब पोलार लो की तरफ जाता है उसे हम वेस्टर्लीज बोलेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा आपको, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान दें। अभी हम लोगों ने क्या बोला कि सब ट्रॉपिकल रीजन से दो डायरेक्शन में हवा चलेगी। एक इक्वेटोरियल लो की तरफ चलेगी जिसे हम ट्रेड विंड बोलेंगे, और एक सब पोलर लो की तरफ भी चलेंगे जिन्हें हम वेस्टर्लीज या वेस्टर्लीज बोलेंगे। ठीक है, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज। आई बात समझ में? फिर से ध्यान से सुनना। दो सेट्स ऑफ विंड की बात हम लोगों ने की कि जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है यहाँ से हवाएं गर्म होके कहाँ गिरी? 30 डिग्री सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे। अब यहाँ से दो साइड्स में हवा चलेंगी सब ट्रॉपिकल हाई से। एक तो चलेंगी इक्वेटर की तरफ जिन्हें हम ट्रेड विंड बोलेंगे, और दूसरी चलेंगी यहीं से सब पोलार लो की तरफ जिन्हें हम वेस्टर्लीज बोलेंगे। आई बात समझ में? सो स्टूडेंट, इसी के साथ हम ये वाला वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।